तो हेलो दोस्तों, चलिए यूनिट जो हमारी 9 है उसका ये 3rd चैप्टर है और ये 2nd लास्ट चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं संगठन के सिद्धांत एवं नियम। तो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या होता है? निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह संगठन कहलाता है। संगठन के सिद्धांतों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला सार्वभौमिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, दूसरा पारिस्थितिकी सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यानी सार्वभौमिक सिद्धांत ये क्या है? तो इसमें यह माना जाता है कि संगठन के नियम तथा सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसे यांत्रिक कुशलता एवं मितव्ययिता का दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला वैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, डब्ल्यू टेलर 1909 में ये कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर परंपरागत ट्रेडिशनल थ्योरी, इसको हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, उर्विक, मून और रेले के द्वारा इसको दिया गया। फिर नौकरशाही सिद्धांत यानी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, तो ये मैक्स वेबर द्वारा दिया गया। दूसरा है पारिस्थितिकी सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल थ्योरी, तो इसमें स्थानीय तत्वों, सांस्कृतिक विशेषताओं, मानवीय व्यवहारों इत्यादि पर जोर दिया जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला मानवीय संबंध सिद्धांत, एल्टन मायो, तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये एल्टन मायो से रिलेटेड है। व्यवहार सिद्धांत यानी बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, ये चेस्टर बर्नार्ड से रिलेटेड है। फिर भागीदारी प्रबंध सिद्धांत, तो इसमें मैक ग्रेगर आते हैं। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट थ्योरी ये मैक ग्रेगर ने दिया था। व्यवस्थावादी सिद्धांत यानी सिस्टम्स अप्रोच, ये सिस्टम थ्योरी ये साइमन के द्वारा दिया गया। तो चलिए वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन नामक शब्द को पहली बार लुइस ब्रैंडिज ने प्रयोग किया। टेलर ने सांगठिक कुशलता और वित्त को बढ़ावा देने के लिए इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और तकनीक की पूर्ण क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए किया। 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंधन टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। टेलर की रचनाएं अ पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1609, फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। औद्योगिक और सरकारी दोनों ही संगठनों के प्रशासनिक विचार और प्रणाली पर वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिक प्रबंधन अमेरिका से या सोवियत संघ तक पहुंचा, जहां 1920 से 40 के बीच इसने स्टार बिनी व्हाइट आंदोलन का रूप ले लिया। टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है और हर प्रकार के संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का सरोकार औद्योगिक संगठनों की प्रबंधकीय प्रथाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से है। इसमें संगठन के निम्नतम स्तर यानी शॉप फ्लोर पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सांगठिक कुशलता, मितव्ययिता में सुधार के लिए विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, पूर्व सूचनीयता यानी प्री नॉलेज और तकनीक क्षमता टेक्निकल कैपेसिटी और तर्क संगत यानी रैशनैलिटी या रैशनल होने पर बल दिया जाता है। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को 3 कल्पनाओं पर आधारित किया। पहला, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से सांगठिक कार्यप्रणाली उन्नत की जा सकती है। दूसरा, एक अच्छा मजदूर काम को शुरू करने वाला नहीं बल्कि प्रबंधन के निर्देशों को मानने वाला मजदूर है। तीसरा, हर मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है, यानी वह आर्थिक कारकों से ही प्रेरित होता है। टेलर का प्रयोगों के दौरान सामना काम चोरी की परिघटना से हुआ, जिसमें मजदूर की प्रवृत्ति उत्पादन को बाधित करने की होती है। स्वाभाविक काम चोरी व्यक्तिगत कारकों जैसे आराम से काम करने, ज्यादा परिश्रम न करने व इसी प्रकार की आदत का नतीजा है। व्यवस्थित काम चोरी सामाजिक और सांगठनिक कारकों पर का परिणाम है, तो ये सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का परिणाम है। टेलर कुशलता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके काम चोरी को कम करना चाहते थे। फिर वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कार्यों का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया, प्रबंधन एक गतिशील क्रिया। बौद्धिक क्रांति यानी मेंटल रिवोल्यूशन, तो मजदूर और प्रबंधक की ओर से बौद्धिक क्रांति इस चेतना की मांग करती है कि उनके पारस्परिक हित असंगत नहीं है और दोनों सहयोग से ही उन्नति कर सकते हैं, न कि टकराव से। यह वैज्ञानिक प्रबंधन का सार है। टेलर के अनुसार प्रबंधन का लक्ष्य मालिकों की अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारी की अधिकतम समृद्धि हासिल करना होना चाहिए। रीनहार्ड
बेंडिक्स ने अपनी रचना वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री में कहा कि हर मजदूर की उत्पादक क्षमता को अधिकतम बढ़ाकर वैज्ञानिक प्रबंधन मजदूर और मालिक दोनों की ही आय को अधिकतम बनाएगा। इसलिए पूंजी और श्रम के बीच के सारे संघर्षों का समाधान इस विज्ञान के परिणामों से ही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने में वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकी मदद करती हैं। वे हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप यानी फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसके अंतर्गत एक मजदूर 8 कार्यात्मक फोरमैन द्वारा पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित किया जाता है। इन 8 कार्यात्मक फोरमैन में से 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं और योजना कक्ष में बैठते हैं। वे हैं कार्यक्रम व रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, कारखाना अनुशासक। कार्यात्मक फोरमैन कारखाना स्थल पर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। टोली बॉस, गति बॉस और निरीक्षक मरम्मत बॉस। तो ये सब गति अध्ययन यानी मोशन स्टडी, तो यह कार्य पद्धतियों के मानकीकरण की एक तकनीक है। इसमें किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतियों का अवलोकन और फिर गतियों के सर्वश्रेष्ठ समुच्चय का निर्धारण शामिल है। समय अध्ययन यानी टाइम स्टडी, तो यह काम खत्म होने के मानक समय को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस तकनीक के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग महत्वपूर्ण है। अंतरीय पीस रेट योजना, तो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। टेलर ने गति और समय अध्ययनों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया। इसलिए इस भुगतान योजना को अंतरीय पीस रेट योजना कहा जाता है। भुगतान की यह योजना मजदूरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। तो नेक्स्ट है अपवाद सिद्धांत यानी एक्सेप्शनल थ्योरी। तो प्रबंधन हर दिन के काम का निर्धारण करेगा और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर पुरस्कार और असफलता पर दंड देगा। अलग योजना प्रकोष्ठ, तो डिफरेंट स्कीम सेल। नेक्स्ट है औजार और साधनों के साथ ही मजदूरों की कार्यवाहियों और गतियों का मानकीकरण। नेक्स्ट है मजदूरों के लिए निर्देश कार्ड। वैज्ञानिक प्रबंधन की कई वर्गों ने आलोचना की। तो पहला है कि एक अधूरा सिद्धांत है, उच्च स्तर की सांगठनिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा। दूसरा, मानवीय पहलुओं की अनदेखी, यह मजदूर को यंत्र मानता है। फिर मानवीय प्रेरणा की व्याख्या, यह आर्थिक कारकों के अर्थों में ही करता है और प्रेरणा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू को उपेक्षित करता है। चौथा है कि मजदूरों के उत्पादन से जुड़े व्यवहार से ही सरोकार रखने के कारण मार्च और साइमन ने इसकी कल्पना शारीरिक प्रबंधन विचारधारा के रूप में की है। इसका सबसे ज्यादा विरोध मजदूर नेताओं ने किया। टेलरवाद ने न केवल उनकी भूमिका बल्कि ट्रेड आंदोलन और सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के लिए खतरा माना गया। टेलरवाद को न केवल उनकी भूमिका बल्कि ट्रेड आंदोलन और सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के लिए खतरा माना गया। फिर प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी की जांच पड़ताल ने तो यहाँ तक बताया कि वैज्ञानिक प्रबंधन और मजदूर यूनियनवाद के सिद्धांत आपस में मेल नहीं खाते। टेलरवाद के कारण काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसलिए प्रबंधक ने भी इसका विरोध किया। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से उन्हें अपने निर्णय और स्वविवेक से हाथ धोना पड़ेगा, मोनोटोनस काम हो जाएगा। टेलर के सहयोगी विचारक, तो एच.एल. गंट। इन्होंने बोनस प्रणाली, बोनस सिस्टम तथा प्रोत्साहन, इंसेंटिव के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। आदतों के माध्यम से कर्मचारियों के शुरुआती दिनों में उत्पादन बढ़ाने का समर्थन किया। फिर गिलब्रेथ ने प्रवाह प्रक्रिया चार्ट यानी फ्लो प्रोसेस चार्ट के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का समर्थन किया। गति अध्ययन में रुचि रखते थे और उन्होंने 18 प्रकार की गतियों ऑन द जॉब मोशन की पहचान की, जिसे द रिब्लिक्स कहा गया। ठीक। इमर्सन हैरिंगटन। क्षमता के 12 सिद्धांत, द 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी 1912 में उत्पादन बढ़ाने के 12 नियमों का समर्थन किया। परंपरागत सिद्धांत यानी ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है? तो प्रशासन में यह सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। इसके प्रमुख प्रवर्तक हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, लिडल उर्बिक, जेडी मून, एसी रेली, मैरी पार्कर फॉलेट हैं। क्लासिकीय सिद्धांत के अन्य नाम परंपरागत सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत व प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल है। मार्क और साइमन ने इसे प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत कहा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी कहा। यह सिद्धांत औपचारिक सांगठनिक संरचना और प्रशासनिक की विधि पर बल देता है। तो यह औपचारिक सांगठनिक संरचना यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बल देता है।
इसकी लाक्षणिक विशेषताएं विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, तर्क संगति, अवैयक्तिकता और कुशलता है। सम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर इस सिद्धांत की केंद्रीय विशेषता है। गुलिक और उर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ यह सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। संगठन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप बना हो तब उसकी कुशलता और अर्थव्यवस्था को अधिकतम बेहतर बनाया जा सकता है। संगठन के सिद्धांत निर्धारित करना उनका मुख्य काम बन गया है। हेनरी फ्योल जो है एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, इन्हें परंपरागत सिद्धांत का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1916 में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के संगठनों के लिए कुछ सिद्धांत दिए, जिनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रशासनिक क्रियाओं का वर्गीकरण, दूसरा प्रशासन के मूल तत्व, तीसरा प्रशासन के सिद्धांत। वे लोक और असार्वजनिक प्रशासन में भेद नहीं करते। फ्योल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की सभी गतिविधियों को 6 हिस्सों में बांटा है। पहला तकनीक गतिविधियां यानी टेक्निकल एक्टिविटीज, उत्पादन और विनिर्माण से रिलेटेड है। फिर वाणिज्यिक गतिविधियां यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी, क्रय और विक्रय से रिलेटेड है। फिर वित्तीय गतिविधियां यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये पूंजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग से रिलेटेड है। सुरक्षा संबंधी गतिविधियां यानी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज, जान माल की रक्षा से रिलेटेड है। फिर लेखा एक्टिविटी यानी अकाउंटिंग एक्टिविटी, ये बैलेंस शीट और लागत से रिलेटेड है। प्रबंधकीय गतिविधि यानी मैनेजमेंट एक्टिविटी, ये इसमें नियोजन, संगठन, निर्देश और तालमेल व नियंत्रण आता है। प्रशासन के तत्व, तो हेनरी फ्योल ने प्रशासन के तत्वों को POCCC से प्रदर्शित किया। तो P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब है कमांडिंग, नेक्स्ट C का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, नेक्स्ट C का मतलब है कंट्रोलिंग। फ्योल के अनुसार प्रशासन POCC को समेटता है। इसका अर्थ है योजना, संगठित करना, निर्देशित करना, तालमेल और नियंत्रण। फ्योल के अनुसार उच्च स्तरों पर तकनीक क्षमता नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता की जरूरत होती है। संगठन को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला भौतिक संगठन यानी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें संरचनाएं और भवन आएंगे, और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मानव संसाधन आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे। फ्योल के अनुसार प्रशासनिक योग्यता तकनीकी योग्यता से उच्च होती है। उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक योग्यता एवं निम्न कर्मचारियों के लिए तकनीकी योग्यता आवश्यक है। हेनरी फ्योल पहले विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि सभी स्तर के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। फ्योल ने प्रबंधकों के 6 योग्यताएं निर्धारित की, जो इस प्रकार है। भौतिक योग्यता यानी फिजिकल एबिलिटी, दूसरा है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, तीसरा है नैतिक यानी मोरल योग्यता, सामान्य शिक्षा जनरल एजुकेशन, विशेष ज्ञान यानी एक्सपर्टाइज नॉलेज, और अनुभव यानी एक्सपीरियंस। प्रशासन के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया। यह सिद्धांत कठोर नहीं है और इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं और समय के साथ इन सिद्धांतों में वृद्धि भी की जा सकती है। पहला है कार्य का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क, प्राधिकारी और जिम्मेदारी, तो अथॉरिटी और जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन डिसिप्लिन, निर्देशों में एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देशन में एकता, फिर सामान्य हित सर्वोपरि, तो जनरल इंटरेस्ट शुड बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, पारिश्रमिकी, तो इसमें रिम्यूनरेशन, फिर केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, स्केली श्रृंखला यानी स्केलर चेन, क्रम व्यवस्था यानी हायरार्किकल सिस्टम, साम्य, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता है ना, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पहल यानी इनिशिएटिव, सैन्य भावना। फिर डब्ल्यू टेलर एवं हेनरी फ्योल की तुलना, तो टेलर ने निम्न स्तर यानी साफ फ्लोर के कर्मचारियों की गतिविधियों का विश्लेषण किया, जबकि फ्योल ने उच्च स्तर टॉप फ्लोर के प्रबंधकों की गतिविधियों का विश्लेषण किया। टेलर का सिद्धांत निम्न उच्च सिद्धांत कहलाता है। जबकि फ्योल का सिद्धांत उच्च निम्न सिद्धांत कहलाता है। तो टेलर का सिद्धांत टॉप थ्योरी कहलाती है और इसकी टॉप सॉफ्ट थ्योरी कहलाती है। टेलर का संबंध श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से है, जबकि हेनरी फ्योल का उद्देश्य प्रबंधन का सिद्धांत देना है, जिसे वो सार्वभौम सामान्य सिद्धांत यानी यूनिवर्सल जनरल थ्योरी कहते हैं। टेलर का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है, जिसे उन्होंने अमेरिकी फर्मों में किया, जबकि फ्योल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। फ्योल का जो ज्ञान है वो व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। टेलर महोदय तकनीकी कार्यों यानी टेक्निकल वर्क पर, जबकि फ्योल प्रशासनिक कार्यों पर जोर देते हैं। लूथर, गुलिक एवं उर्विक द्वारा
पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 नामक पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक परंपरागत सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन की संरचना उसके कार्यों को निर्धारित करती है, अतः श्रमिकों की अपेक्षा संगठन पर अधिक बल दिया। लूथर गुलिक ने अपने सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया। पहला, प्रशासन के तत्व यानी कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा प्रशासन के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं यानी कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के तत्वों को पोस्कोर्ब के माध्यम से समझाया, जिसका अर्थ है पी से प्लानिंग यानी योजना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, एस से स्टाफिंग यानी कर्मचारी चयन, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, सीओ से तालमेल यानी कोऑर्डिनेटिंग, फिर आर से रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट देना, और बी से बजटिंग यानी बजट बनाना। प्रबंधन के सिद्धांत, तो प्रशासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों को 10 भागों में विभाजित किया। पहला, कार्य का विभाजन, विभागीय संगठनों के कार्यों के विभाजन के लिए 4P फार्मूला दिया। इसमें सम्मिलित है पर्पज, प्रोसेस, प्लेस एंड पर्सन। पर्पज, एक पर्पज होना चाहिए, एक प्रोसेस होगी, एक प्लेस में काम किया जाएगा और कुछ लोग होंगे जो काम करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, या मतलब चीजें बहुत सारी तो रिपीट होती हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। विभागीय संगठनों का आधार, पदानुक्रम द्वारा समन्वय, विचार युक्त समन्वय, समितियों के माध्यम से समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, स्टाफ और लाइन, प्रत्योजन यानी डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के तहत उच्च अधिकारी या राजनीतिक कार्यपालिका अपने अधिकारों तथा शक्तियों को अपने अधीनस्थ को निश्चित उद्देश्य के लिए सौंपते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र, तो एरिया ऑफ कंट्रोल, यह प्रशासनिक अधिकारी आसानी से कितना नियंत्रण कर सकता है। एक प्रशासनिक अधिकारी आसानी से कितना नियंत्रण कर सकता है। उर्विक, तो गुलिक और उर्विक का योगदान, नंबर 1, संगठन की क्रियाशीलता के निर्धारण में उनकी संरचना पर बल दिया। दूसरा, सिद्धांतों का संबंध औपचारिक संगठन के संगठन तंत्र से है और उनका लक्ष्य संगठनिक कुशलता का स्तर ऊंचा करना है। फिर संगठन की कार्य कुशलता के लिए 8 नियम बताए। पहला है उद्देश्यों के नियम, दूसरा सदस्यता का नियम, तीसरा उत्तरदायित्व का नियम, चौथा सोपानवत सिद्धांत, पांचवा है नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा का सिद्धांत। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा। 1943 में उर्विक महोदय ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 29 सिद्धांत बताए जो टेलर और हेनरी फ्योल के विचारों पर आधारित है। मून और रिले के सिद्धांत, पहला है तालमेल एवं समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, दूसरा स्केली प्रक्रिया यानी स्केलर प्रोसेस, तीसरा कार्यात्मक विभेदीकरण यानी फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फिर है लाइन व स्टाफ। मून और रिले ने संगठन चार्टों मैनुअलों को लोकप्रिय बनाया। क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना, तो क्लासिकल थ्योरी की, ट्रेडिशनल थ्योरी की क्या आलोचना रही, तो ये अवैज्ञानिक सिद्धांत है, तो अनसाइंटिफिक सिद्धांत है ये। यह संगठन के मानवीय आयाम की उपेक्षा करता है। बारेन बेनिस के अनुसार क्लासिकल सिद्धांत का ध्यान जनता रहित संगठन पर है। साइमन एवं मार्च ने इसे मशीन मॉडल का सिद्धांत कहा। क्लासिकल सिद्धांत एटमी मनुष्यों को संगठन के साथी मनुष्यों से काट कर देखता है। स्वैच्छिकतापूर्ण, क्योंकि मनुष्य समूहों द्वारा नियंत्रण के प्रति प्रतिरक्षित है। इस सिद्धांत को यांत्रिक माना गया है। इस सिद्धांत के सबसे अहम आलोचक रॉबर्ट ए साइमन हैं। उन्होंने संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या कहावतों, मिथकों, नारों और आडंबरपूर्ण मूर्खताओं के रूप में की है। इस सिद्धांत में अति सरलीकृत मानव प्रेरणा है। यह मान लेता है कि हर कर्मचारी एक आर्थिक मनुष्य है जो अपनी आय को अधिकतम बनाने में दिलचस्पी रखता है। इसकी व्याख्या मानक सिद्धांत के रूप में की गई है, सिर्फ औपचारिक संगठन से संबंध रखता है। क्रिस आर्गिरिस ने ऐसे सिद्धांतों को लागू करना कर्मचारियों को निष्क्रिय, निर्भर, अधीन और संक्षिप्त काल निर्देशित बना देता है। मैरी पार्कर फॉलेट, तो इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम बिहेवियरल ह्यूमन अप्रोच के मध्य सेतु का निर्माण किया। परंपरागत विचारों के विपरीत इनका मानना था कि संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है तथा प्रशासन एक सामाजिक प्रक्रिया। इन्होंने सबसे पहले प्रशासन में सामान्य मनोवैज्ञानिक तत्वों का विश्लेषण किया। इन्होंने परंपरागत विचारों के समान अपने सिद्धांतों को सार्वभौमिक माना। मैरी पार्कर फॉलेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत दिया। उनका मानना है कि संगठन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विवाद होते रहते हैं। यह कोई युद्ध नहीं है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगठन में विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं। विवाद हमेशा बरकरार है ना, बेकार या हानिकारक नहीं होते, या यह समान प्रक्रिया से जिन्हें संरचनात्मक आधार से कंस्ट्रक्टिव वे से सुलझाया जा सकता है। फॉलेट ने विवाद के समाधान के 3 तरीके बताए हैं। कौन कौन से? पहला है डोमिनेशन, एक पक्षीय विजय है ये। डोमिनेशन में एक फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्तियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर डोमिनेशन होगा तो एक पक्ष जीत जाएगा, एक पक्ष हार जाएगा, वे काइंड ऑफ जीरो सम गेम होगा। दूसरा है कंप्रोमाइज, तो इसमें लेन देन से समझौता होगा, कुछ आप छोड़िए कुछ हम छोड़ेंगे, कुछ आप लीजिए कुछ हम लेंगे, इस प्रकार से कंप्रोमाइज होगा। इंटीग्रेशन, समझौते का तीसरा रास्ता निकाला जाता है, तो ये अल्टरनेटिव वे है जहां पर दोनों को मैक्सिमम लाभ हो सके ऐसा सोचा जाता है। फॉलेट ने समन्वय यानी इंटीग्रेशन को महत्वपूर्ण माना क्योंकि यह मूल समस्या को समाप्त कर समय और संसाधन की बचत करता है। फॉलेट के अनुसार समन्वय यानी इंटीग्रेशन के लिए उच्च कोटि की बौद्धिकता, तीक्ष्ण बुद्धि और सहज ज्ञान जरूरी है। योजना और समन्वय, तो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पर फॉलेट के विचार क्या हैं? तो फॉलेट ने योजना और समन्वय में गहरा संबंध बताया, समन्वय को योजना का आधार माना। फॉलेट के अनुसार केंद्रीय योजनाएं जो स्थानीय स्तर पर लागू की जाती हैं समन्वय के अभाव में फेल हो जाती हैं। फॉलेट ने समन्वय को हार्मोनियस ऑर्डरिंग कहा, अर्थात केंद्रीय योजनाएं समन्वय के माध्यम से लागू की जाती हैं। उन्होंने समन्वय के 4 आधारभूत सिद्धांत बताए। पहला, काम शुरू करने के साथ ही या पहले ही समन्वय की भावना, तो प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। फिर सतत प्रक्रिया यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने चाहिए। और पारस्परिक घटना, लेन देन या दोनों पक्षों की जरूरत होगी, एक की नहीं, तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। फिर नेक्स्ट है मानव संबंध स्कूल यानी ह्यूमन रिलेशन स्कूल। संगठन की मानव संबंध विचारधारा सांगठनिक विश्लेषण के क्लासिकी दृष्टिकोण की प्रक्रिया के रूप में वर्ष 1930 के दशक में अस्तित्व में आई। क्लासिकी यानी तो परंपरागत चिंतकों ने संगठन के औपचारिक ढांचे पर बल दिया और संगठन के मानव तत्व की उपेक्षा की। यह क्लासिकी दृष्टिकोण की गंभीर असफलता थी जिसने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया। मानव संबंध विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा, सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा तथा नव क्लासिकी विचारधारा के रूप में जाना जाता है। वेल्टन मायो को मानव संबंध विचारधारा का पिता माना जाता है। उन्होंने शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के व्यवहार और उत्पादक क्षमता के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस दृष्टिकोण को रोग जांच पद्धति कहा, यानी इसको डायग्नोस्टिक मेथड कहते हैं। मायो ने वर्ष 1923 में फिलाडेल्फिया की एक कपड़ा मिल में पहला शोध कार्यक्रम शुरू किया और उसे प्रथम जांच कहा। मेयो के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1933 में, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1975। हॉथॉर्न स्टडीज या हॉथॉर्न अध्ययन ये 1924 से 1932 के बीच में मानव संबंध विचारधारा के उदय का आधार बने। इन अध्ययनों ने क्लासिकी दृष्टिकोण अर्थात आर्थिक, मनुष्य और औपचारिक संगठन के ढांचे की भूमिका की सोच की बुनियादें हिला दी। ये अध्ययन मायो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हॉथॉर्न शिकागो अमेरिका के पास स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाए गए। हॉथॉर्न अध्ययन 4 चरणों में चलाए गए। पहला था प्रकाश प्रयोग, ये 1924 से 27 में से रहा। तो इसमें इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, तो 1924 से 27 के बीच में रहा। प्रकाश के विभिन्न स्तरों पर मजदूरों की उत्पादकता पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये 1927 में हुआ। काम करने की स्थितियों में विभिन्न बदलावों का मजदूरों के उत्पादन और उत्साह पर प्रभाव देखने के लिए फिर व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम यानी मैसिव इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, 1928 से 31 के बीच में चलते हैं। तो कर्मचारियों से बात करके उनकी भावनाओं को जानना। बैंक वायरिंग प्रयोग या बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, 1931 से 32 के बीच में चलते हैं। यह जानने के लिए कि प्रत्येक सदस्य उत्पादन को नियंत्रित करने वाले मानक मजदूरों के सामाजिक समूहों द्वारा स्थापित होते हैं। वर्ष 1939 में रोथलिस बर्गर एवं डिक्सन द्वारा प्रकाशित
डिक्सन द्वारा प्रकाशित मैनेजमेंट एंड दी वर्कर में की गई है। हैथॉर्न अध्ययन के नतीजे। संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है। फिर दूसरा, कार्य की भौतिक स्थितियां नहीं बल्कि कार्य स्थान के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक कर्मचारियों के उत्पादक और उत्साह को निर्धारित करते हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता और उत्साह को निर्धारित करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। कर्मचारी सामाजिक प्राणी होते हैं। विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन के आधार पर ही कार्य विभाजन अनिवार्यतः सबसे प्रभावी दृष्टिकोण नहीं है। मजदूरों में छोटे सामाजिक समूह बनाने का रुझान होता है। उत्पादन के मानक और व्यवहारिक पैटर्न ऐसे समूहों द्वारा तय होते हैं। मजदूर प्रबंधन के प्रति अनौपचारिक कार्य समूहों के सदस्यों के तौर पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि व्यक्तियों के रूप में। मजदूरों के व्यवहार, संतोष और उत्पादकता में नेतृत्व, पर्यवेक्षण की शैली, संचार एवं भागीदारी में एक केंद्रीय भूमिका अदा करते हैं। हाथॉर्न स्टडीज के नतीजे अचंभित करने वाले थे। उन्होंने सांगठनिक चिंतन में क्रांति ला दी। उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे मानव संबंध विचारधारा कहा गया। मानव संबंध विचारधारा के 3 संगठक हैं: व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, भागीदारीपूर्ण संगठन यानी पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन। यह विचारधारा व्यक्तियों की भावनाओं और धारणाओं के महत्व को पहचानती है। रोथलिसबर्गर के अनुसार यह हर व्यक्ति अद्वितीय है, तो एवरीबॉडी इज यूनिक। बैंक वायरिंग प्रयोग, जो कि 1931 से 32 के बीच में होता है, में पाया गया कि अनौपचारिक संगठन उत्पादन के मानक और व्यवहारिक पैटर्न को निर्धारित करते हैं। ये मानक हैं: बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो उसे रेट बस्टर कहा जाता है। बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो वह धोखेबाज कहलाता है। उसे तो बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत कम काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई करता है तो उसे धोखेबाज या चिजलर कहा जाता है, चिजलर। और जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा करता है तो उसे रेट बस्टर, और जो बहुत कम काम करता है उसे चिजलर कहा जाता है। पर्यवेक्षक को कुछ ऐसा नहीं बताना चाहिए जो किसी साथी को हानि पहुंचाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह कबूतर का बच्चा है, यानी इंग्लिश में उसे स्क्वेलर कहते हैं, स्क्वेलर। सामाजिक दूरी कायम नहीं रखनी चाहिए और बेतकल्लुफी से काम नहीं करना चाहिए, जैसे किसी निरीक्षक को ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार डेविड रिकार्डो की रैवल परिकल्पना, रैवल हाइपोथेसिस को खारिज कर दिया, जो मानती है कि मनुष्य जाति आत्म हित से संचालित व्यक्तियों का झुंड है। रोथलिसबर्गर के अनुसार अक्सर हम मानवीय समस्याओं को गैर मानवीय संसाधनों और गैर मानवीय सूचनाओं के अर्थों में हल करने का प्रयास करते हैं। मानव संबंध विचारधारा की निम्न आधारों पर आलोचना की गई। पहला, वैज्ञानिक आधार के अभाव। दूसरा, प्रयोगों के दौरान मजदूरों का व्यवहार स्वाभाविक नहीं था। तीसरा है लॉरेन बैरिड्ज ने मानव संबंधवादियों के प्रबंधन समर्थक और यूनियन विरोधी होने के लिए आलोचना की। यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने उनको गाय समाजशास्त्री कहा। पीटर एफ डकर ने कहा कि मानव संबंधवादी कार्य की प्रकृति की उपेक्षा करते हैं। उन्होंने आर्थिक आयामों से अनभिज्ञ होने के लिए कड़ी आलोचना की। डेनियल सेल कहते हैं कि हार्वर्ड ग्रुप की प्रणाली दोषपूर्ण थी। आलोचक कहते हैं कि मायो के दर्शन में तनाव और विरोध का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है कि आलोचक कहते हैं कि मायो ने संगठन के सदस्यों पर ज्यादा जोर दिया और इसके काम और प्रयोजन की उपेक्षा की। डीएस पुग ने मायो को एक व्यवहारिक वैज्ञानिक कहा जब यह शब्द पैदा नहीं हुआ था। व्यवहारवादी यानी बिहेवियरलिस्ट। तो एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस आर्ग्रिस, डगलस मैग्रेगर, E.W. बक, रेने सिलिकार्ड इत्यादि विचारकों ने व्यवहारवादी सिद्धांत में योगदान दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन व्यक्तियों का समूह है और इन व्यक्तियों का व्यवहार प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। यह संगठनात्मक व्यवहार और अनौपचारिक संबंधों पर बल देता है। यह संगठन के गत्यात्मक पहलू पर अधिक जोर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन।
नेतृत्व यानी लीडरशिप, निर्णय निर्माण इत्यादि, डिसीजन मेकिंग इत्यादि। यह अनुभविक यानी एम्पिरिकल तरीके अपनाता है, जैसे क्षेत्र का अध्ययन, फील्ड स्टडी, प्रयोगशाला अध्ययन, लेबोरेटरी स्टडी, मात्रात्मक एवं गणितीय साधनों का प्रयोग इत्यादि। व्यवहारवादी अंतर विषय अध्ययन पर बल देता है, तो ये इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी पर बल देता है। चेस्टर बर्नार्ड, तो इन्होंने लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता एवं व्यवहारवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। तो सोशल सिस्टम थ्योरी का इन्हें आध्यात्मिक पिता यानी स्पिरिचुअल फादर और व्यवहारवादी आंदोलन बिहेवियर रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। इन्होंने संगठन में मनोवैज्ञानिक पक्षों को आगे बढ़ाया। बर्नार्ड के सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, मानव संगठन सहयोगी व्यवस्था यानी कोऑपरेटिव सिस्टम के रूप में है। औपचारिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सहयोग एवं समन्वय से बनता है। संगठन तब अस्तित्व में आता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करते हैं तथा सहयोग की भावना दिखाते हैं। बर्नार्ड के अनुसार संगठन 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला, संचार यानी कम्युनिकेशन, दूसरा सहयोग की भावना, तो फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सामान्य उद्देश्य या सामान्य परियोजना, तो जर्नल इंटरेस्ट। अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक संगठन होते हैं। अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों के संपर्क, अंतराकर्षण तथा व्यक्तियों के सहयोग का सामूहिक नाम है। बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संगठन के 3 प्रकार होते हैं, 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से? तथ्यों, मंतव्यों एवं सुझावों इत्यादि का संचार। दूसरा, संगठन की संयोजकता को बनाए रखना। तीसरा, स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिगत आत्मनिष्ठा और व्यक्तिगत एकनिष्ठा को बनाए रखना। चेस्टर बर्नार्ड ने अन्य निम्नलिखित सिद्धांत दिया है। पहला, योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत। दूसरा, प्राधिकरण की स्वीकृति सिद्धांत यानी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। और तीसरा है संचार सिद्धांत यानी कम्युनिकेटिव थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम यानी योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत। तो कर्मचारी संगठन को योगदान करता है तथा संगठन कर्मचारी को संतुष्टि प्रदान करता है। कर्मचारी संगठन में तभी रह सकता है जब तक उसके योगदान के बराबर या अधिक देय संतुष्टि इंड्यूसमेंट प्रदान किया गया हो। बर्नार्ड ने देय या संतुष्टि इंड्यूसमेंट में 4 बातों को सम्मिलित किया है। पहला, भौतिक भुगतान, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल मनी, मुद्रा इत्यादि। अभौतिक अवसर, फॉर एग्जाम्पल श्रेष्ठता, असमानता प्रदान करना। तीसरा है कार्य की भौतिक दशाओं में बेहतरी। चौथा है आदर्शवाद, फॉर एग्जाम्पल परोपकार, देशभक्ति और सेवा इत्यादि। फिर प्राधिकरण की स्वीकृति सिद्धांत एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। तो बर्नार्ड ने वेबर और फेयोल के प्राधिकार के सिद्धांतों का स्वीकार कर दिया तथा कहा कि प्राधिकार की वैधता का आधार केवल अधीनस्थों को स्वीकारता है। तो प्राधिकार की वैधता का आधार केवल अधीनस्थों की स्वीकारता है। बर्नार्ड के अनुसार सत्ता का आधार नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी है, यानी वर्टिकल होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। संगठन में व्यक्ति तभी तक सत्ता या अधिकार स्वीकार करता है जब निम्न 4 परिस्थितियां उपलब्ध हो। पहला, अधीनस्थ आदेश को पूर्ण रूपेण समझता हो, आदेश संगठन के हित में हो, आदेश अधीनस्थ के हित में हो, आदेश पालन में अधीनस्थ मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो। तो आदेश के पालन में अधीनस्थ मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो। अतः स्वीकृति सिद्धांतों के तहत अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थों की स्वीकृति से होता है। प्रश्न यह है कि अधिकारी अधीनस्थों से अपने आदेश कैसे मनवाएं। इस हेतु 2 परिस्थितियां हैं। पहला, जब आदेश उपरोक्त 4 बातों के अनुरूप हो, उदासीनता का सिद्धांत जोन ऑफ इंडिफरेंस का पालन करवाया जा सकता है। तो और तीसरा है संचार सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन थ्योरी। तो बर्नार्ड के अनुसार सत्ता तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचार अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने 7 प्रकार के संचार के नियम बताए। पहला, संचार मार्ग निश्चित हो। दूसरा, संगठन में सभी व्यक्तियों के पास एक पारिभाषिक औपचारिक संचार चैनल होना चाहिए। तीसरा, संचार मार्ग संचित एवं प्रत्यक्ष हो। चौथा, संचार जो व्यक्ति संचार सेवा कर रहा है उसकी क्षमता पर्याप्त हो। पांचवा, संचार मार्ग पूर्णतः औपचारिक हो। छठवां, जब संचार कार्य कर रहा हो तो उस समय संचार मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। फिर संचार स्पष्ट हो। क्रिस आर्ग्रिस ने परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना की तथा व्यवहारवादी सिद्धांत को समृद्ध बनाया। उनकी पुस्तक है
पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957। इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन 1964। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट 1971। परिपक्वता एवं अपरिपक्वता का सिद्धांत परिपक्वता एवं अपरिपक्वता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी। तो आर्ग्रिस के अनुसार औपचारिक संगठन कर्मचारियों की निष्क्रियता को बढ़ाते हैं तथा दूसरों पर आश्रित रहने की भावना पैदा करते हैं, व्यक्तिगत विकास को रोकते हैं और मानवीय परिपक्वता के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। संगठन में व्यक्ति की प्रवृत्ति अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर जाने की होती है। आर्ग्रिस का मानना है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति निष्क्रियता से सक्रियता की ओर, निर्भरता से क्षमता की ओर, व्यवहार के सीमित अवसर से बहुमुखी अवसर की ओर, सतही रुचि से गंभीर रुचि की ओर, अल्पकालिक उद्देश्य से दीर्घकालिक उद्देश्य की ओर तथा अल्प जागरूकता से अधिक जागरूकता की ओर होती है। विलय प्रक्रिया का सिद्धांत फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति संगठन से एवं संगठन व्यक्ति से अपना हित चाहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति संगठन तथा संगठन व्यक्ति से अपना हित चाहता है। व्यक्ति स्व अनुभूतिकरण यानी सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है जो वह संगठन से प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु वह संगठन का प्रयोग करता है जिसे व्यक्तिगत प्रक्रिया यानी पर्सनलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। संगठन अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे सामाजिक प्रक्रिया सोशलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। अतः आर्ग्रिस महोदय ने दोनों के सम्मेलन को विलय प्रक्रिया फ्यूजन प्रोसेस कहा है। व्यक्ति संगठन के और संगठन व्यक्ति के हितों को पूरा करे। एकीकरण के लिए रणनीति निम्नांकित यानी इंटीग्रेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कर्मचारियों एवं प्रबंधन का सम्मिलित समूह हो। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन तथा मातहत सबॉर्डिनेट संबंध समाप्त कर दिए जाए। व्यक्ति में स्वानुशासन हो। पिरामिड संरचना को समाप्त कर दिया जाए। टी समूह प्रशिक्षण टी ग्रुप ट्रेनिंग, इसमें व्यक्ति में प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, जैसे व्यक्ति को समूह में कार्य करना सिखाया जाए तथा अंतर व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि हो इत्यादि। फिर नौकरी में वृद्धि जॉब एनलार्जमेंट, कार्य अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाले हों ताकि उसे अभिरुचि पूर्ण इंटरेस्टिंग बनाया जाए। संगठन के प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो अनौपचारिक और औपचारिक संगठनों में भेद के बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, अनौपचारिक संगठन प्रथागत होता है जबकि औपचारिक संगठन को लागू करना पड़ता है। तो ये प्रथागत होता है यानी ये ट्रेडिशनल होता है, एज यूजुअल होता है, लगातार चलता रहता है और इसे लागू करना पड़ता है ना, फोर्सफुली या इनिशिएटिव लेके इसको लागू करना पड़ता है। फिर अनौपचारिक संगठन लिखित नहीं होता, स्वच्छ चित्रों के अधीन नहीं होता, जबकि औपचारिक संगठन लिखित, नियमावलीबद्ध तथा सांगठनिक चार्टों में चित्रित होता है। अनौपचारिक संगठन भावनात्मक और व्यक्तिगत होता है, जबकि औपचारिक संगठन तार्किक और अवैयक्तिक होता है, इम्पर्सनल होता है और रैशनल होता है। अनौपचारिक संगठन स्वस्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस और सामाजिक होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन स्पॉन्टेनियस और सामाजिक होता है, जबकि औपचारिक संगठन नियोजित और कानूनी होता है। एल.डी. व्हाइट ने अनौपचारिक संगठन को कार्य संबंधों से उस समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जो लंबे समय से साथ काम कर रहे व्यक्तियों के बीच घुलने मिलने से पैदा होता है। मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन पर जोर देती है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर बल देती है। हिक्स और गुलेट के अनुसार औपचारिक संगठन के भीतर के अनौपचारिक छाया संगठन पर बल दिया गया है। मनुष्य के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अनौपचारिक संगठन सांगठनिक कुशलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।